नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उभरते सुरक्षा परिदृश्य और अन्य मामलों पर चर्चा के लिए सैन्य कमांडरों का 5 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत दूसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक गोवा में और प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों का सम्मेलन आज से वाराणसी में शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 32 हुई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में लू की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। और खेलों में शैली सिंह ने भारतीय इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालीफाई किया। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सैन्य कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण आज से हाइब्रिड प्रारूप में शुरू होगा। 5 दिवसीय ये सम्मेलन 21 अप्रैल तक चलेगा। सम्मेलन के पहले दिन सैन्य कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक करेंगे और इसके बाद सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी अधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सेना कमांडरों का यह सम्मेलन साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। यह भारतीय सेना से जुड़ी नीतियों और विषयों पर विचार कर निर्णय लेने का महत्वपूर्ण मंच है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में सेना में किए जा रहे सुधारों के अलावा विशेष रूप से अग्निपथ योजना और डिजिटलीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में मौजूदा और भविष्य में उभरने वाली सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा और सेना की संचालन तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जो पहली बार हाइब्रिड मोड में हो रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज गोवा में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में G20 के 19 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित राज्यों और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 180 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। G20 के अंतर्गत प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक आज से वाराणसी के होटल ताज में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठकों का ये 100वां सम्मेलन है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय बैठक के पहले दिन उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में G20 सदस्य देशों के लगभग 80 विदेशी प्रतिनिधि भाग लेंगे। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और वैज्ञानिक इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए काशी पहुंच चुके हैं। पूरे काशी को G20 की थीम पर सजाया गया है। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु अनुकूल कृषि, डिजिटल कृषि, सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित कृषि अनुसंधान और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसके तहत मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर गौरव पाठक ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि महर्षि का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के दौरान और उसके बाद पोषक अनाजों और अन्य प्राचीन अनाजों के बारे में जागरूकता पैदा करना और अनुसंधान संबंधी सहयोग को आगे बढ़ाना है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से 3 दिन तक हैदराबाद में चलेगी। बैठक में डिजिटल कनेक्टिविटी, कौशल, साइबर सुरक्षा और डिजिटल आधारभूत ढांचे के विकास सहित अन्य संबंधित मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन करेंगी और उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को राष्ट्रीय सम्मेलन में पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति देश भर से आए 1500 से अधिक प्रतिनिधियों को संबोधित भी करेंगी। पंचायती राज मंत्रालय आज से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इसका आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के रूप में किया जा रहा है।
राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाएगा। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने कहा है कि जागरूक और मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले मतदाता लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देते हैं। वे कल बेंगलुरु में हैकथॉन इलेक्थॉन 2023 के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु यात्रा के दौरान शहरी मतदाताओं में मतदान को लेकर उदासीनता पर चिंता व्यक्त की है। 2013 के विधानसभा चुनाव में बेंगलुरु में 58.3% मतदान हुआ था, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में ये लगभग 54% के आसपास रहा, जो बहुत निराशाजनक था। इस मुद्दे के निवारण के लिए कर्नाटक राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने चुनावी भागीदारी में सुधार के लिए बेंगलुरु में विभिन्न गतिविधियां शुरू की हैं। कर्नाटक के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूर्य सेन ने आकाशवाणी संवाददाता को 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु में मतदान प्रतिशत में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। We are reaching them in both digital media and also on door-to-door on an outdoor campaign. So we are having stakeholders meeting through BBMP with respect to IT sectors or BT sectors, or with respect to resident welfare associations in apartments or in garment factories or in big industries or even in malls and shopping complexes. So these are the places where we can reach everybody on a person-to-person basis. At the same time, we are using the social media approach also where we can reach the masses. बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में हुई जहरीली शराब दुर्घटना में 10 और लोगों की जान जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 14 लोगों की हालत नाजुक होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इन लोगों का मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने कहा है कि विभिन्न पुलिस स्टेशनों के 5 एसएचओ और 9 चौकीदारों को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में 108 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच के दौरान 6000 लीटर से अधिक शराब बरामद की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज कर लिया है। अरविंद केजरीवाल कल जांच एजेंसी के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में पेश हुए। सीबीआई ने एक वक्तव्य में कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए उपस्थित हुए और उनका बयान दर्ज कर लिया गया है। एजेंसी ने कहा है कि अब उनके बयान की जांच की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के साथ उसका मिलान किया जाएगा। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद को बढ़ावा देने की अपील की है। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 67वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने लोगों से हैंडलूम अपनाने की अपील की है। महात्मा गांधी की तरह हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री मोदी भी समर्थक हैं। जब भी मौका मिलता है, लोगों से हैंडलूम को अपनाने की अपील करने से वे नहीं चूकते। उनका कहना है कि जब हम हैंडलूम या शिल्पकारी का कोई सामान खरीदते हैं, तो दरअसल हम एक कारीगर को बढ़ावा देते हैं। 26 जुलाई 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कुछ इसी अंदाज में हैंडलूम और शिल्पकारी को बढ़ावा देने की अपील की। भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमयी इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रीच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही
हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। मन की बात पर आधारित हजारों साल पहले सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद सौराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग दक्षिण की ओर चले गए और तमिलनाडु में बस गए। उन्होंने न केवल तमिलनाडु की परंपराओं को आत्मसात किया, बल्कि अपनी भाषा और परंपराओं को भी बरकरार रखा। भारत की एकता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किए जा रहे इस सौराष्ट्र तमिल संगमम में सौराष्ट्र तमिलों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से फिर से जुड़ने का अवसर मिलेगा। संगमम के हिस्से रूप में प्रतिनिधि गुजरात के सोमनाथ, द्वारका और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे विभिन्न विरासत और पर्यटन स्थलों का दौरा करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग के लिए प्रख्यात सोमनाथ शहर अपने लोगों का स्वागत करने के लिए नई ऊर्जा और उत्साह से भर गया है। सोमनाथ से राजेश भजगोतर के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खून। पश्चिम बंगाल, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन के दौरान लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में कुछ स्थानों पर अगले 2 दिन लू की स्थिति रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत और पड़ोसी मध्य प्रदेश तथा पूर्वी भारत के ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने लू चलने की स्थिति के बारे में बताया। पूर्वानुमान यही है कि वेस्ट बंगाल और बिहार में हीटेड कंडीशन नेक्स्ट 3 डेज के लिए हो सकता है, मगर ओडिशा और सेंट्रल पार्ट में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से टेम्परेचर फॉल हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी मूव कर रहा है। हरियाणा, पंजाब में आज और कल थंडरस्टॉर्म और रेन होने की भी संभावना है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडियन ग्रां प्री 4 में महिलाओं की लंबी कूद में जीत हासिल करने पर शैली सिंह को बधाई दी है। श्री ठाकुर ने ट्वीट में कहा कि 6.76 मीटर के व्यक्तिगत प्रदर्शन के साथ वे भारत की दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं और एशियाई खेलों के लिए क्वालीफाई कर लिया है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा। धन्यवाद कनक। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से शराब नीति पर पूछताछ अखबारों के आज पहले पन्ने पर है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है 9.5 घंटे में सीबीआई ने पूछे 56 सवाल। हिंदुस्तान की सुर्खी है आपका हंगामा। खाकी के साय में सुपुर्दे खाक हुए अतीक अहमद और अशरफ 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हत्याकांड के तीनों आरोपी। जनसत्ता की पहली सुर्खी है। लोकसत्ता की टिप्पणी है 40 साल के माफिया राज का हुआ अंत। हरिभूमि ने बताया है हत्यारों ने अपराध की दुनिया में डॉन बनने के लिए डॉन को ठोका। अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून, राष्ट्रीय सहारा ने हत्याकांड की जांच न्यायिक आयोग को सौंपे जाने को प्रमुखता दी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर के विधायक पद से इस्तीफे की खबर जनसत्ता और राष्ट्रीय सहारा सहित कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। देशबंधु ने लिखा है टिकट न मिलने से पार्टी से थे नाराज। दैनिक जागरण ने महाराष्ट्र में भूषण सम्मान समारोह में भीषण गर्मी और कड़ी धूप लगने से 11 लोगों की मृत्यु की खबर सबसे ऊपर दी है। दैनिक भास्कर ने पहले पृष्ठ पर मध्य प्रदेश के पूंजी गांव की तस्वीर देते हुए लिखा है इस गांव में 150 से ज्यादा निजी तालाब, साल में 3 फसल लेते हैं किसान। जनसत्ता ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट दी है। खान-पान से कम हुई लेकिन कबाड़ से बढ़ी रेलवे की कमाई। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है वंदे भारत ट्रेनें कम कर रही हैं प्रदूषण। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उभरते सुरक्षा परिदृश्य और अन्य मामलों पर चर्चा के लिए सेना कमांडरों का 5 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत दूसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक गोवा में और प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों का सम्मेलन आज से वाराणसी में शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 32 हुई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में लू की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।